इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। 30 दिसंबर को होगी कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर होगा मंथन। हाईकोर्ट ने अधिकारी के अवैध तबादलों पर सरकार को लगाई फटकार। महिला की टिकट विवाद में भिड़े एचआरटीसी कंडक्टर और फ्लाइंग स्क्वाड इंस्पेक्टर, क्रॉस केस दर्ज। अब पुलिस अधिकारी बिना अनुमति मीडिया में नहीं दे सकेंगे बयान, डीजीपी ने जारी किए नए आदेश। बैंकों और बीमा संस्थानों पर प्रति यूनिट लगेगा बिजली सेस। एचआरटीसी कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, मेडिकल बिलों का भी होगा भुगतान। शिमला लोअर बाजार से हटेगा अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने नगर निगम को दी खुली छूट। अब पुलिस के साथ साथ आरटीओ भी जारी करेंगे ऑनलाइन चालान। बत्ती की हवा बनी जहर, दिल्ली के बराबर कैटेगरी में पहुंचा AQI। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सुक्खू सरकार की साल 2025 की आखिरी कैबिनेट बैठक 30 दिसंबर को शिमला में आयोजित होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जा सकती है। बैठक के एजेंडों में विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियों, तारादेवी शिमला रोपवे परियोजना, सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के सब कैडर और पंचायत चुनावों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है। जानकारी के अनुसार करीब 2150 करोड़ रुपए की लागत वाले तारादेवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये महत्वाकांक्षा परियोजना लंबे समय से इसलिए अटकी हुई है क्योंकि इसके लिए बार बार केवल एक ही कंपनी का टेंडर सामने आ रहा है। ऐसे में सरकार इस अड़चन को दूर करने के लिए सिंगल टेंडर को मंजूरी देने पर विचार कर सकती है। तकनीकी और वित्तीय रूप से योग्य पाई गई कंपनी को लेकर अंतिम निर्णय इसी बैठक में होने की संभावना है। मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी अहम है, जिसके तहत सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के लिए अलग सब कैडर बनाने को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा भर्ती निदेशालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। बैठक में पंचायत चुनावों से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, जिसमें पंचायतों के कार्यकाल को कुछ समय के लिए बढ़ाने और इस अवधि में प्रशासक नियुक्त करने पर निर्णय लिया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कैबिनेट बैठक प्रदेश के कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। निजी ठेकेदार की सिफारिश पर अधिकारी का तबादला, तो हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। मामले के अनुसार हेम ऊर्जा विभाग में धर्मशाला तैनात वरिष्ठ परियोजना अधिकारी रमेश कुमार ठाकुर का 15 नवंबर 2025 को अचानक चंबा तबादला कर दिया गया था। अधिकारी ने इस तबादले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की और आरोप लगाया कि ये फैसला एक निजी ठेकेदार के दबाव में लिया गया है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित ठेकेदार MS हिमालयन टेक्नो का मालिक है, जिसे हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर में 500 किलोवाट क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं का काम मिला था। समय पर परियोजनाएं पूरी न होने पर अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस और रिमाइंडर भेजे थे। नाराज ठेकेदार ने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिकारी के तबादले की मांग की थी। अधिकारी ने RTI के जरिए प्राप्त ये पत्र भी कोर्ट में पेश किया। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि संबंधित ठेकेदार ना तो जनप्रतिनिधि है, ना संवैधानिक पदाधिकारी और न ही विभाग से जुड़ा अधिकारी। ऐसे व्यक्ति की सिफारिश पर तबादला करना गंभीर मामला है और इसे बाहरी हस्तक्षेप माना जाएगा। कोर्ट ने 15 नवंबर 2025 के तबादला आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसे निर्णय केवल कानून और प्रशासनिक नियमों के तहत ही लिए जाए। महिला की टिकट को लेकर आपस में भिड़े एचआरटीसी कंडक्टर और फ्लाइंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर, एक दूसरे पर थप्पड़ जड़ने के लगे हैं आरोप। दरअसल ये मामला हमीरपुर जिले का है, जहां एचआरटीसी बस की चेकिंग के दौरान टिकट न बनाए जाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान कंडक्टर ने अपने ही सीनियर अधिकारी फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की। घटना के बाद दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हमीरपुर पुलिस को दी शिकायत में फ्लाइंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि 18 दिसंबर को वे दोसरका के पास बसों की नियमित जांच पर तैनात थे। इसी दौरान बिलासपुर डिपो की एक बस जो बिलासपुर से धर्मशाला रूट पर जा रही थी को जांच के लिए रोका गया। वहीं जांच में पाया गया कि पट्टा से हमीरपुर जा रही एक महिला यात्री के पास टिकट नहीं था, जबकि उसने 62 रुपए किराया दिया था। इस पर कंडक्टर करण कुमार से पे बिल मांगा गया, लेकिन उन्होंने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर का आरोप है कि इसी दौरान कंडक्टर ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी और थप्पड़ मार दिए। बाद में जब बस हमीरपुर पहुंची तो कंडक्टर टिकट बॉक्स और मशीन लेकर मौके से फरार हो गया। शिकायत में इंस्पेक्टर ने अपनी सोने की चेन
गुम होने की बात भी कही है। वहीं दूसरी ओर कंडक्टर करण कुमार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि बस में सभी यात्रियों के टिकट जारी किए गए थे और निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर को जरूरी कागजात भी दिखाए गए थे। कंडक्टर का आरोप है कि महिला यात्री को लेकर उन पर गलत आरोप लगाए गए और बाद में लॉगबुक में झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध करने पर इंस्पेक्टर ने उनके साथ मारपीट की, वर्दी फाड़ दी और छीना झपटी के दौरान उनकी चेन भी घूम गई और 10,000 रुपए भी गायब हो गए। वहीं हमीरपुर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरी घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब हिमाचल पुलिस में वर्दी पहनकर कैमरे के सामने चमकने और मीडिया इंटरव्यू देने का दौर समाप्त होने जा रहा है। लंबे समय से चल रही अफसरों की मीडिया परेड पर रोक लग गई है और डीजीपी अशोक तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी पहनकर अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना या बिना अनुमति मीडिया को बयान देना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। नए आदेशों के अनुसार सूचना का आदान प्रदान अब केवल तय प्रक्रिया और सिस्टम के माध्यम से ही किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने पदानुक्रम तय किया है, जिसमें केवल जिला एसपी और रेंज स्तर के डीआईजी ही मीडिया को आधिकारिक बयान देने के लिए अधिकृत होंगे। थाना अध्यक्ष, सब डिवीजन स्तर के अधिकारी और अन्य निचले स्तर के अधिकारी मीडिया से किसी भी प्रकार का बयान देने से पूरी तरह वर्जित रहेंगे। ये पाबंदी केवल टीवी या अखबार तक सीमित नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स और अन्य डिजिटल माध्यमों पर भी लागू होगी। बिना अनुमति पोस्ट करना, केस की जानकारी साझा करना या जांच पर टिप्पणी करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। डीजीपी ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 के नियम 7 के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना मीडिया या जनता को कोई बयान देना या सूचना जारी करने पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के तहत निर्धारित आचरण का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा हाल ही में डीजीपी ने पुलिस कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट और फोटो साझा करने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पुलिस कर्मचारी वर्दी में फोटो या वीडियो बनाकर रील्स नहीं डाल सकता। वहीं डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का हर स्तर पर सख्ती से पालन हो और किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बैंकों और बीमा संस्थानों पर प्रति यूनिट 2 रुपए लगेगा बिजली सेस। ऊर्जा एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन संस्थानों से प्रति यूनिट बिजली खपत पर 2 रुपए की दर से उपकर वसूला जाएगा। ये फैसला हिमाचल प्रदेश विद्युत ड्यूटी अधिनियम 2009 की धारा 3B के तहत लिया गया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बिजली की खपत अपेक्षाकृत अधिक होती है और इन्हें पहले से ही 6.40 रुपए प्रति यूनिट की व्यावसायिक दर से बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। नए सेस के लागू होने से इनके बिजली बिल में और बढ़ोतरी होगी। ऊर्जा विभाग का कहना है कि ये कदम राज्य का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे प्राप्त अतिरिक्त आय का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र के विकास व आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। वहीं हिमाचल में विभिन्न बैंकों की 2372 शाखाएं हैं। वहीं बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों की संख्या भी काफी अधिक है। अनुमान है कि करीब 4000 उपभोक्ता इस नए उपकर के दायरे में आएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले फरवरी 2025 में बिजली बिलों में दूध और पर्यावरण सेस लागू किया गया था, जिससे विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा था। अब नए बिजली सेस से व्यावसायिक उपभोक्ताओं की लागत और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एचआरटीसी कर्मचारियों को 4 किस्तों में मिलेगा डीए का एरियर। ये निर्णय 18 दिसंबर को पीटर हॉफ में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें निगम के करीब 12,000 कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 तक एचआरटीसी के कर्मचारियों के 3% महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के 6 माह के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान करने की भी बात कही गई। इसके लिए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम ने इसके अलावा हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की निदेशक मंडल की भी बैठक की। बैठक में एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन और हिम बस कार्ड पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया, जिससे अब घर बैठे सभी प्रकार के पास और कार्ड ऑनलाइन बनाने की सुविधा के साथ साथ लोकमित्र केंद्रों में भी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा एचआरटीसी ने वेतन खातों और क्रेडिट स्कोर सुविधा के लिए एक्सिस बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बैठक में ठियोग में शॉपिंग व पार्किंग कॉम्प्लेक्स,
तथा मंडी बस अड्डे में कार पार्किंग और मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण को मंजूरी भी दी गई, जबकि थुनाग, दारलाघाट, हमीरपुर, बैजनाथ, भोरंज और फतेहपुर सहित विभिन्न स्थानों पर नए बस अड्डे के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। शिमला के लोअर बाजार क्षेत्र में अब हटाया जाएगा अतिक्रमण। इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को कार्रवाई की पूरी तरह से छूट दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम न केवल तह बाजारियों बल्कि उन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने अपनी दुकानों के सामने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में नगर निगम को पूरी तरह सहयोग दे। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को बताया गया कि लोअर बाजार में अतिक्रमण के पीछे दुकानदारों और तह बाजारियों की मिलीभगत है। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बैठने की अनुमति देकर अनौपचारिक रूप से पैसे वसूल रहे हैं, जिसे अदालत ने पूरी तरह अस्वीकार बताया। कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि इससे पहले भी दुकानों के सामने अतिक्रमण हटाने और पुलिस सहायता लेने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अदालत को ये भी अवगत करवाया गया कि जुलाई से सितंबर के बीच दमकल विभाग की मॉक ड्रिल के दौरान लोअर बाजार में कई गंभीर खामियां सामने आई थी। दुकानदारों द्वारा नालियों पर सामान रखना, कपड़े टांगना, शमियाने लगाना और तह बाजारियों द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण किए जाने से आपातकालीन वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त भीड़भाड़, फुटपाथ की कमी और 150 वर्ष से अधिक पुरानी लकड़ी की इमारतों के कारण ये इलाका आग जैसी आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को लोअर बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस के साथ साथ आरटीओ भी ऑनलाइन चालान जारी करेंगे। ये कार्रवाई इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे आरटीओ कार्यालय से की जाएगी। हिमाचल सरकार ने आरटीओ कर्मचारियों को आईटीएमएस का एक्सेस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए पुलिस और आरटीओ के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसके पहले केवल पुलिस ही कैमरों की मदद से चालान काट पाती थी, जबकि आरटीओ कर्मचारियों को नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नाके लगाने पड़ते थे। अब आरटीओ कर्मचारी अपने कार्यालय से ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कस सकेंगे। वहीं आरटीओ मंडी नवीन शर्मा के मुताबिक जैसे ही आईटीएमएस का एक्सेस मिलेगा, आरटीओ कर्मचारी ऑनलाइन चालान जारी करेंगे। इस प्रणाली के तहत केवल ओवर स्पीड ही नहीं बल्कि गाड़ी के कागजात अधूरे होने, सीट बेल्ट न लगाने और अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी चालान काटा जा सकेगा। कैमरे की मदद से वाहन की ऑनलाइन एंट्री होती है और कागजात में कोई कमी पाए जाने पर तुरंत चालान जारी होता है। इस नए नियम से ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और नियम तोड़ने वालों पर भी प्रभावी कार्रवाई करना अब और भी आसान हो जाएगा। बद्दी की हवा बनी जहर, दिल्ली के बराबर कैटेगरी में पहुंचा AQI। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर बद्दी की हालत इन दिनों इतनी बिगड़ चुकी है कि यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस सीजन में पहली बार 345 तक पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक है। इससे पहले लगभग 6 दिनों तक AQI 250 के आसपास बना हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार 300 से 400 के बीच का AQI बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी जैसी समस्याएं हो सकती है। बद्दी में ऐसे मामलों के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। प्रदूषण बढ़ने के पीछे औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, भारी वाहनों की आवाजाही, निर्माण कार्य, खुले में कचरा जलाना और सड़कों पर उड़ती धूल प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। ठंड के मौसम में हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषक कण लंबे समय तक वातावरण में टिके रहते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि 4 लेन निर्माण में लगी कंपनियों को पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं और अन्य विभागों से भी प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।